नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं हमेशा की तरफ भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि दर्शकों से हम बात करते हैं हर बार स्वास्थ्य चेतना में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर। नाम ही है स्वास्थ्य चेतना और उद्देश्य यही है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अपनी परेशानियों के प्रति और उनके समाधान के प्रति सचेत रहें। देखिए, हमारी कोशिश होती है हर बार की जो समाधान हो, जो भी उपाय हम आपको बताएं वो बहुत आसान हो। हर बार की तरह आज के एपिसोड में भी हम बड़ी बड़ी लगने वाली परेशानियों का बहुत ही आसान सा समाधान आपको सौंपेंगे। आपको बताएंगे घरेलू नुस्खों पर भी होगी बात। लेकिन डॉक्टर साहब, देखिए, घरेलू नुस्खों का जैसे ही जिक्र आता है तो हम अमूमन दर्शकों को लगता है कि शायद छोटी मोटी बीमारियों की हम बातचीत कर लेंगे, किस तरीके से सामान्य परेशानियों का हम निदान कर लेंगे। लेकिन अक्सर कुछ ऐसी बड़ी परेशानियां भी आज हम चर्चा करेंगे, अक्सर इनसे हम परेशान होते हैं, जिनका घरेलू आसान हम उपाय कर सकें, इनको कंट्रोल कर सकें, नियंत्रित कर सकें और एक सामान्य जीवन को जीने की एक सफलतापूर्वक हम इसको जी सकें। तो दमा सर्दियों के मौसम में, डॉक्टर साहब, पहली शुरुआत मैं कर रही हूँ इसके लिए बुजुर्गों को लेकर के मुझे लगता है हमारा आज का एपिसोड उनको डेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि दमा एक ऐसी परेशानी है जहाँ बढ़ते मौसम में, यानी कि सर्दी के बढ़ने के साथ ही बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा इससे परेशान होना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं ये समस्या बढ़ जाती है और इससे संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं, मौसम जैसे जैसे ठंडक पड़ती है, दमा से संबंधित परेशानियां बढ़ जाती हैं। क्या मैं सही हूँ डॉक्टर साहब? सर्दियों में क्या वाकई दमा हमें वाकई परेशान करता है? क्या है वजह इसकी? नंदिनी जी, ठंडे मौसम में दमा का प्रकोप बूढ़ों को ही नहीं, जवानों के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। जिन लोगों को दमा की शिकायत है, दमा से पीड़ित हैं, उन्हें सर्दी में तो बहुत कष्ट बढ़ जाता है, लेकिन दूसरे और मौसम में भी उन्हें तकलीफ होती है। विशेषकर जो बूढ़े होते हैं, बूढ़ों को सर्दी में अगर दमा से पीड़ित हैं तो एक एक सांस कष्ट में हो जाती है। बिस्तर पर बैठे बैठे सांस फूल रही है, सांस ले नहीं पा रहे हैं, पेट में तकिया लगा के आगे की तरफ झुके रहते हैं कि कैसे ही 5-7 मिनट की नींद आई और फिर खांसी और सांस ने उनका समस्या पैदा कर दिया। बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है वाकई। और ये सबसे बड़ी बात है कि पूरी पूरी रात व्यक्ति बैठे रहते हैं, कहीं पूरी रात में टुकड़ों टुकड़ों में 5-5, 10-10 मिनट करके 1.5-2 घंटे की नींद पूरी हो पाती है और पूरी रात सांस इनहेलर लेते हैं, दवा खाते हैं, सिरप पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, अदरक मुंह में डालते हैं और भी जो उपाय जानते हैं सब करते हैं, लेकिन दमा उनका पीछा नहीं छोड़ता है, कष्ट देता है, तकलीफ देता है। जी, देखिए, ये परेशानी वाकई में होती है। जब परेशान करता है तो बहुत बुरी तरह से परेशान करता है, नींद तक पूरी नहीं हो पाती है। तो डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी परेशानी है, लेकिन हम तुरंत तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। बहुत से कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे नुस्खे जिससे इस विकट स्थिति को सामान्य किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। नंदिनी जी, दमा एक ऐसी बीमारी है, सांस जब फूलना शुरू करती है तो फिर धीरे 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 बढ़ती जाती है। जितना मेडिकेशन, जितनी दवाइयाँ, हर साल 1-2 दवाई मरीज की डॉक्टर बढ़ा देता है, फिर लीवर की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फिर स्टेरॉइड्स शुरू हो जाते हैं, ताकि मरीज के जीवन की रक्षा की जा सके, उसे कुछ समय तक बगैर किसी समस्या के जीवित रखा जा सके। लेकिन सत्यता ये है कि जो स्टेरॉइड्स हैं, चाहे वो इनहेलिंग में लिए जाए, चाहे वो टैबलेट्स के रूप में लिए जाएं, इनका बुरा प्रभाव पूरे शरीर के आंतरिक अंगों पर पड़ता है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जो हमारे गांव देहात में झोला छाप डॉक्टर हैं, वो तो मरीज को देखते ही लिख देते हैं, स्टेरॉइड लिख देते हैं, ऐसी ऐसी दवाइयाँ लिख देते हैं जिनको बड़े डॉक्टर लिखने में
संकोच करते हैं, लिखते समय बहुत सतर्कता रखते हैं, मरीज को पूरा एग्जामिन करते हैं, संतुष्ट होने पर भी ही ऐसी दवाइयाँ स्टेरॉइड्स वगैरह को लिखते हैं। लेकिन जब स्टेरॉइड्स खाते 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 लंग्स की रही बची पावर भी खत्म हो जाती है, फिर मरीज के लिए जीवन की एक एक सांस कष्ट में हो जाती है। ऐसे स्थिति से बचने के लिए नंदिनी जी एक उपाय बताना चाहता हूं। ये उपाय उनके लिए भी अच्छा है जो पूरी रात खांसते हैं, पड़ोसी को भी नहीं सोने देते हैं। पड़ोसी मकान वाला सोचता है कि ये बूढ़े की खांसी कब कम होगी, खांस खांस के घर वाले भी परेशान, और जो पीड़ित है वो तो बेचारा अंदर तक दुखी रहता है कि आखिर इस खांसी से हम कैसे मुक्ति पाएं। और इसके लिए मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं, पिछले 30 साल की मेरी चिकित्सात्मक प्रैक्टिस में ये उपाय कभी भी फेल नहीं हुआ जी। हजारों हजार दमा के लाइलाज मरीजों को इस उपाय से ठीक कर दिया, हजारों हजार नंदिनी जी, जिसको ये नुस्खा बताया। और ये नुस्खा बहुत ही सस्ता है, मुश्किल से मुश्किल 100 रुपए महीने के खर्चे में आप दमा को काबू में रख सकते हैं। और अगर नियमित रूप से इस उपाय को करते रहें तो जैसा कि लोग कहते हैं नंदिनी जी, समाज में एक धारणा है, लोग कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। हाँ। मैं कहता हूं दमा दुम दबा के भागेगा। क्या बात, और आप जी। स्वस्थ होंगे। और नुस्खा भी बहुत सरल, आप पीपल के 10-15 कोमल ब्राउन कलर वाले भूरे वाले कोमल नई नई कोपल, इनको ले लीजिए, पानी में अच्छी तरह धो लीजिए। 15-20 तुलसी के पत्ते, शास्त्रों में तुलसी के बीज का उल्लेख है, लेकिन तुलसी के बीज थोड़ी कठिनता होती है, तुलसी के पत्ते भी पूरा काम करते हैं। 10-15 तुलसी के पत्ते और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, इनको मिक्सी में डाल के पीसिए। फिर 2 काली मिर्च और 2 लौंग का पाउडर इसमें मिला के गुनगुना करिए। गुनगुना माने इतना गरम कर लीजिए कि एक साथ पी ना पाए। अब इसे घूंट घूंट करके ये जो जूस तैयार हुआ है, गरम किया है, इसको पी लीजिए। पीने के बाद सर तक कम्बल ओढ़ के बैठ जाइए या लेट जाइए, थोड़ा सा पसीना आएगा। ये पसीना फेफड़ों में और श्वास नली में चिपके हुए कफ को गला देगा। जो बहुत खांसने पे जिनको जरा सा कफ का टुकड़ा निकलता है और उन्हें बहुत रिलीफ हो जाती है, ऐसे लोगों के पूरी सांस की नली में जितना जमा है वो सब पिघलने लगता है। और सबसे बड़ी बात, नया कफ का निर्माण पूरी तरह रुक जाता है, नया कफ का निर्माण नहीं होने पाता है और फेफड़ों की ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। अगर इसके साथ आप प्राणायाम का भी अभ्यास करें, प्राणायाम में सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम का 5-5 मिनट तीनों को सुबह और शाम को अभ्यास करिए। और ये नुस्खा सुबह जो खाली पेट पिया था, अगर आपकी बहुत विकट स्थिति है, शरीर बहुत कमजोर और अशक्त हो गया है, दमा ने आपकी जीवन की एक एक सांस को दुख में कर दिया है, तो आप दिन में 3 बार इस प्रयोग को कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। रात्रि में सोते समय लेने से रात्रि भर चैन से सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सावधानी ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग ये नुस्खा पीने के बाद हवा में निकल आते हैं या चाय पीने लगते हैं या बैठ जाते हैं, बोले टहलने चले जाएंगे, ये नुकसान कर जाएगा। आपको कम से कम 10 मिनट
कम्बल ओढ़ के बैठना है या लेटना है, और इनर वगैरह, सदरी वगैरह, कोट, जो भी आप स्वेटर, गर्म चीज समझते हैं वो पहन लेना है, ताकि जो अंदर इस नुस्खे ने कफ को गलाने के लिए उपाय किया है, गर्मी पैदा की है, वो सर्दी में बदल ना जाए, उसका प्रभाव खत्म ना हो जाए। ये ध्यान रखने की बात है। बिल्कुल ध्यान रखने की बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। जब भी हम कोई नुस्खा अपनाते हैं और अगर हमें उससे फायदा नहीं होता है तो हम अमूमन ये मान लेते हैं कि ये नुस्खा या तो सही नहीं है या फिर हमें ये नुस्खा सूट नहीं किया। लेकिन जो सावधानियां आपने दर्शकों को बताई हैं वो याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हमें क्रॉस चेक करना चाहिए कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि नुस्खा कारगर था लेकिन हमने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिससे फायदे की बजाय नुकसान कभी कभी उठाना पड़ जाता है। तो ये सावधानी आप जरूर बरतिएगा। डॉक्टर साहब, अगली अगर परेशानी की बात की जाए, दमा का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि एक इंसान जब नॉर्मली सामान्य दिखता है, वो अपने सारे अच्छे से उठ बैठ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब कोई काम करता है, विशेष रूप से मेहनत वाला काम करता है, तब उसे ये परेशानी, इस तरीके की दिक्कत महसूस होती है। ये इसे क्या कहेंगे? नंदिनी जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी जी। बहुत से ऐसे लोग, वृद्ध नहीं, महिलाएं हैं, कुछ जवान पुरुष हैं, सामान्य कामकाज करेंगे, ऑफिस में बैठेंगे तो ठीक है, घर में आए, स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ा किया, कार खड़ी की, घर में आए, बैठे लेटे, चाय बनाया, कुछ नहीं है दिक्कत, लेकिन सीढ़ियां चढ़ी, कभी अगर मेहनत वाला काम कर लिया, प्लेटफार्म की सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाएं तो उन्हें बीच में रुकना पड़ता है, मुंह खोल के लंबे लंबे सांस लेने पड़ते हैं। कोई शारीरिक श्रम, ज़्यादा मेहनत का काम करना पड़ जाए तो दिक्कत होती है। थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ गया, जैसे वृद्ध हैं, घर में बैठे हैं तो सब कुछ ठीक है, आधा किलोमीटर पैदल चले तो बैठना पड़ गया, सांस फूलने लगी। ये वास्तव में दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है शारीरिक कमजोरी, शरीर में ताकत नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है। दूसरी, फेफड़ों की ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता निश्चित रूप से कम है। सामान्य स्थिति के लायक ठीक है, लेकिन जरा भी असामान्य स्थिति हुई, जरा भी बेहतर स्थिति हुई, थोड़ी मेहनत का काम हुआ तो वह व्यक्ति सामान्य सांस प्रश्वास से नहीं काम कर पाता है, उसे लंबे गहरे सांस लेने पड़ते हैं। ऑक्सीजन को शरीर की पूर्ति करने के लिए, शरीर के अंदर जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसकी पूर्ति करने के लिए मुंह खोल के लंबे गहरे सांस लेने होते हैं। ऐसे मरीजों को दो तरीके के उपचार की ज़रूरत होती है नंदिनी जी। पहले उनकी शारीरिक सामर्थ्य, शारीरिक शक्ति में वृद्धि की जाए, उनके खून के निर्माण को तेज किया जाए, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, और इसके साथ प्राणायाम, यौगिक आसनों की मदद से उनके शरीर के आंतरिक अंगों को सही ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। उनकी जो कमियां हैं, उन आंतरिक अंगों में जो विकृतियां पैदा हुई हैं, उन विकृतियों को पूरी तरह ठीक करके स्वस्थ किया जाए। जी, तो परेशानी तो हमने खोज ली, अब समाधान का जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, तो अब समाधान का उपाय बताएं। नंदिनी जी, मैंने पहले भी बताया दो चीजें। ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले शारीरिक ताकत बढ़ाने का काम करना चाहिए। अगर अंकुरित मेथी बहुत देर से अंकुरित होती है सर्दी में, गर्मी में तो दूसरे तीसरे दिन अंकुरित हो जाती है, सर्दी में हफ्ता भर लगता है, कभी कभी 10 दिन लगते हैं। लोग समझते हैं मेथी अंकुर होगी ही नहीं। अरे अंकुर नहीं होगी तो मेथी की सब्जी आप कैसे खाते हैं? जी। कहीं ना कहीं अंकुरण होता है थोड़ी देरी से। मेथी को रात भर पानी में भिगो दे, सवेरे उसको टांग दें और
3-4 दिन में हल्के हल्के अंकुर आएंगे। हफ्ते भर में खूब अंकुर, लगभग आधा इंच का अंकुर हो जाएगा। ऐसी 5 से 10 ग्राम मेथी को खूब चबा चबा कर धीरे धीरे उसका रस निगलते जाइए और उसके ऊपर 1 गिलास गाजर और चुकंदर का रस पी लीजिए घूंट घूंट करके। ध्यान रखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि गाजर और चुकंदर का रस पीने से उन्हें सर्दी हो जाती है, नाक बहने लगती है, छींकें आने लगती हैं। तो वह इस गाजर और चुकंदर के रस में कुछ तुलसी की पत्ती का रस और अदरक का रस भी मिला लें, फिर सर्दी नहीं लगेगी, ना ही जुकाम होगा। और फिर भी और सतर्कता रखनी हो तो जिस गिलास में इस जूस को निकाला है उस गिलास को उबलते गर्म पानी के बर्तन में रख दीजिए। लगभग इसको डायरेक्ट आग पे उबालना नहीं है, उसके गुण कम हो जाएंगे। उबलते पानी के भगोने में रख दिया, 5-10 मिनट बाद वो जूस गुनगुने से ज़्यादा गर्म हो गया। आप उसे चम्मच से हिला दीजिए या फेंट दीजिए, फिर 2-4 मिनट के लिए रख दीजिए और फिर गुनगुना पी लीजिए। ये रस ना तो सर्दी करेगा ना जुकाम करेगा। मैंने तो ये उपाय अगर मेथी के साथ सेवन करते हैं तो मैंने अपने अनुभव में पाया है किसी को सर्दी जुकाम नहीं होता है। लेकिन बूढ़े लोग बहुत तर्क वाले होते, बोले साहब मैंने तो पिछले साल पिया था, बहुत बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा, बहुत दिक्कत हुई। उनको मैंने कह दिया गुनगुना करके पी लो। ये उपाय करने के साथ ही ऐसे मरीज, ऐसे लोग जो घर पर तो सामान्य हैं लेकिन जरा सा शारीरिक श्रम करने पर सांस उखड़ जाती है, फूल जाती है, फिर वो मुंह चुराते हैं। जवान लड़कियां, जवान लड़के, नंदिनी जी, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद मुंह छिपाते हैं कि कोई घर वाला देख ना ले, कोई पड़ोसी ना देख ले कि सांस तेज हो गई। अरे कोई ना भी देख ले, आप तो स्वयं देख रहे हो। आपको अपनी बीमारी को, अपनी समस्या को छिपाना नहीं है, इसको ठीक करना है। ये अकेला एक उपाय है जो फेफड़ों की कोशिकाओं को की फूलने और पिचकने की क्षमता को बढ़ा देता है। साथ ही साथ जो सांस हम लेते हैं उस सांस में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को पूरी तरह अवशोषित करने का, एब्जॉर्ब करने का भी कार्य इस नुस्खे से फेफड़े करने लगते हैं। इसके साथ जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सूर्य भेदी, भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम फेफड़ों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सर्दी में कभी भी वृद्ध लोग ही नहीं, जवान भी शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास ना करें। ये प्राणायाम शरीर की गर्मी को कम करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। तो दमा के मरीज या ऐसे मरीज जिनको कफ बहुत जल्दी बनता है, एलर्जी है, नाक बहती है, वो लोग सूर्यभेदी, भस्त्रिका, कपालभाति जैसे प्राणायाम का अभ्यास करें। शरीर को ठंडा रखने वाले प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतकाली प्राणायाम का अभ्यास शीतकाल में ना करें। इसके साथ अगर कर सकते हैं तो 2 मिनट का आश्वचालन करें, कुछ मिनट पदचालन में दें। जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं बूढ़े लोग, केवल सर्दी में इसलिए बंद कर देते हैं कि साहब ठंड लग जाएगी, छाती में बीमार हो जाएंगे, बुखार आ जाता है, इसलिए सर्दी भर हम मॉर्निंग वॉक नहीं जाते हैं, बाकी 8-9 महीने जाते हैं। ऐसे लोग पदचालन नंदिनी जी बहुत सरल क्रिया है, कुछ नहीं है। आप अपने घर में
एड़ियां उठा दीजिए, पंजे के बल घुटने को टाइट रखते हुए खूब स्टैचू की तरह 5 मिनट वॉक कर लें। फिर 3-4 मिनट के लिए एड़ी जमीन पर लगी रहे, पंजा ऊपर उठा लें, एड़ी ऐसे लगी रहे, पंजा जमीन से उठाओ, और खूब तेजी तेजी के साथ घुटने को टाइट रखते, घुटना नहीं मुड़ेगा, रीढ़ की हड्डी नहीं मुड़ेगी, ऐसे अपने घर में वॉक कर लें। पूरा मॉर्निंग वॉक का लाभ वृद्धों को अपने घर पर सहजता से आसानी से मिल जाता है और उनकी ये समस्या भी पूरी तरह ठीक हो जाती है। जी, तो घर पर ही आप मॉर्निंग वॉक का लाभ उठा सकते हैं। ये जो ट्रिक बताई है, ये जो आसन बताया है, इसको आप करें। और इसके साथ ही जैसा कि आपने डॉक्टर साहब जो जूस का जिक्र किया है और साफ तौर पर कहा है कि इसे डायरेक्ट हीट नहीं करना है, डायरेक्ट गर्म नहीं करना है, आंच पर नहीं रखना है, गुनगुना करना है, तो क्या ऐसा भी, क्योंकि कुछ हमारे दर्शक की ओर से ये भी सोच सकते हैं कि हम इसे ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, थोड़ा ही गर्म करेंगे लेकिन डायरेक्ट हीट पे रख देते हैं, तो क्या इसी यहाँ पर भी कोई सावधानी बरतने की जरूरत है? नहीं, डायरेक्ट हीट पे ना बदल रखिए, क्योंकि इससे इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है जी जी वो फ्रैक्टोज फॉर्म में होता है। ये फ्रैक्टोज और लाइकोपेन जी जो एंटी कैंसरस है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, बहुत पौष्टिक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नेचर का पदार्थ बना देते हैं, जिसको आदमी का पाचन तंत्र, इंसान का पाचन तंत्र आसानी से हजम नहीं कर पाता है। तो जो पौष्टिक चीज जिस उद्देश्य के लिए हमने ली, उस उद्देश्य से हम वंचित हो गए, क्योंकि उसने एक बड़ा फायदे वाला तत्व तो हमारा पाचन तंत्र हजम ही नहीं कर पाया। ऐसे लोग अक्सर जब जूस पी लेते हैं नंदिनी जी, तो जूस के बाद उन्हें प्रेशर बनता है जी। पेट साफ होता है, कहते हैं बड़ा खुल के पेट साफ हुआ। जी जी। वास्तविकता ये है कि जो पोषक तत्व जूस के साथ जो विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर गए, हमारे पाचन तंत्र ने जो आसान थे उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया, और जिन्होंने गर्म करने के कारण कॉम्प्लेक्स नेचर के पदार्थ के साथ बाइंड अप हो गए, उनको रिफ्यूज करके आंतों में भेज दिया। और जब ये बड़ी आंत में जाते हैं तो ये प्रेशर डेवलप कर देते हैं और आदमी का पेट साफ हो जाता है। हम जूस का सेवन केवल पेट साफ करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसको औषधि के रूप में कर रहे हैं, शरीर की इम्यूनिटी को, शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप कोई भी फल का रस है तो उसे डायरेक्ट हीट पे, डायरेक्ट आग पे गर्म ना करें, उससे उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं, उसकी पौष्टिकता में कमी आती है। बिल्कुल, देखिए नुस्खे भी हम आपको बता रहे हैं कि आज सावधानी बरतनी है, ये बता रहे हैं क्यों बरतनी है, इसके साथ भी ये भी बता रहे हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ स्वास्थ्य चेतना में, आपका पसंदीदा कार्यक्रम। देखिए बात हो रही है सामान्य सी लगने वाली लेकिन बहुत परेशान करने वाली परेशानियों की, स्वास्थ्य संबंधी ये परेशानियां, और इनके हम आपको दे रहे हैं घरेलू नुस्खे। इसके साथ ही बातचीत का जो सिलसिला है वो चल पड़ा है कुछ इस तरह कि न सिर्फ हम आपको नुस्खे बता रहे हैं, बल्कि इन नुस्खों को अपनाने के साथ क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है, ये भी साझा किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर बात खांसी की जाए तो सर्दी के मौसम में खांसी की परेशानी बेहद आम है, लेकिन एक अलग तरीके की खांसी होती है जिसे कहा जाता है कुकर खांसी, यानी कि लगातार एक विशेष आवाज के साथ खांसी होती है और ये खांसी बहुत परेशान करती है। बच्चों में इसका ज्यादा परेशानी देखा जाता है, प्रभाव देखा जाता है। तो इस खांसी के बारे में बताएं। नंदिनी जी, थोड़ा सा आपकी बात को संशोधित करना चाहेंगे। बच्चों को तो कुकर खांसी बहुत तंग करती ही है, जी जी जी, लेकिन ये बूढ़ों को छोड़ती नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी। केवल जवान लोग होते हैं वो थोड़े बचे रहते हैं, बच्चे और बूढ़े दोनों, और जो इससे पीड़ित हो गया
वो समझिए पूरी सर्दी इससे इसको झेल गया। जी। बारात नहीं जाता है, दिन भर यही सोचता रहता है, अरे आज हमने मट्ठा पी लिया था इसलिए दिक्कत ज्यादा हुई, आज पानी पी लिया था। वो गर्म पानी पिएगा, अदरक डाल के पानी पिएगा, सब तमाम कुछ करेगा, उपाय, जी। लेकिन खांसेगा भी। जी। कुकर खांसी बहुत सहजता से, चाहे वो एलर्जिक हो, बहुत से लोगों को कोल्ड एलर्जी के कारण होती है, सर्दी से एलर्जी होती है, जी। उनकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है और खांसी बहुत आती है, नोस्टल नाक सूखने लगती है। जी जी जी, बिल्कुल सूखा का जैसे आपने कहा, तो ये खांसी भी दो तरीके से परेशानी देखी जाती है, एक सूखी खांसी होती है और एक कफ वाली खांसी, गीली खांसी जिसे कहते हैं। तो कैसे अलग अलग बताएंगे, कैसे बताएंगे? देखिए सब ये बहुत सही बात, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। कुछ लोगों को खांसी इतनी आती, खांसते 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 रात भर एक खुंडा कफ थूक डालते हैं, कफ वहीं रखे रहते, उठ के थूकते हैं, पूरे कमरे में बदबू रहती है, घर वाले पास नहीं आना चाहते, सोचते हैं ये बुढ़े ने पूरे रात कफ थूका। जी, बिल्कुल बच्चों के परेशानी। साथ भी ये होता है, नाक जाम हो जाती है, सवेरे उल्टी हो जाती है, कफी कफ निकलता है बच्चे को, तब उसे थोड़ी चैन मिलती है। दिन में भी 3-4 बार उल्टी कफ 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 निकल के बच्चे को थोड़ा रिलीफ मिलता है। जिसके कफ बहुत ज्यादा हो और कुकर खांसी साथ ना छोड़े, 2 दिन में कुकर खांसी उस घर से विदा हो जाएगी, भगेगी दूसरे किसी के यहाँ, उसका साथ छोड़ देगी। क्या उपाय करना है? जिन लोगों के कफ बहुत बनता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तुलसी की पत्ती का रस 10 मिलीग्राम, 10 ml होता है, लगभग 2 चम्मच। नंदिनी जी एक बात और यहाँ क्लियर कर दें, बहुत सी महिलाएं बोले गर्म कर जाएगा, ये ठंडा कर जाएगा, बोले बवासीर हो जाएगी, पेट जाम हो, ये सब विचार नहीं करना है। ये फालतू की चीजें हमारे घर परिवार या हमारे मित्र मंडली सब अपनी 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 राय देने लगते हैं। तुलसी की पत्ती का रस, अदरक का रस न तो कब्ज करता है न बहुत गर्म करता है, ये औषधि है, ये एंटीबायोटिक है। ये शरीर के अंदर अतिरिक्त मात्रा में जो कफ बन रहा है, कफ सिक्रीट ही बहुत हो रहा है खांसते, और फिर हमें कफ को निकालने के लिए खांसी करनी पड़ती, और जब ये कफ निकल जाता है फिर शरीर आधा घंटे में 15 मिनट में तैयार कर देता है। तो खांसते रहो, निकालते रहो, कफ का प्रोडक्शन होता रहे। बस इस कफ के प्रोडक्शन को रोकना है, और इसके लिए आप बाजार से चौकिया सुहागा खरीद लाइए। पहले के जमाने में बच्चे को सुहागा को तवे पे फुला के उसका पाउडर बनाकर शहद में मिला के चटाया जाता था, ताकि बच्चे को जल्दी सर्दी ना लगे। गांव वाले तो कहते थे इसको चटाने से नजर नहीं लगती जी, क्योंकि बच्चा बीमार नहीं होता। तो चौकिया सुहागा, ये खाने वाला सुहागा होता है, बड़े पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाता है। इसको तवे पे धीमी आंच पे फुला के पाउडर बना लीजिए, सफेद रंग का पाउडर तैयार हो जाएगा। अब तुलसी की पत्ती का रस 10 ml, 10 ml अदरक का रस और 1 ग्राम छोटी पीपल, छोटी पीपल भी पंसारी के यहाँ मिलती है, इसको भी पीस के पाउडर बना लें। जैसे आप 10 ग्राम लाए तो 10 खुराक है, 10 की 12 कर लो, लेकिन 10 की 40 खुराक मत करना, नहीं तो मूल्यहीन हो जाएगा। छोटी पीपल, इस तीनों चीजों को मिला के चाट लीजिए। अभी सुहागा रखा हुआ है फूला हुआ नंदिनी जी, अभी तुलसी की पत्ती का रस, अदरक का रस और छोटी पीपल, जिसको काली पीपल कहते हैं, पंसारी के यहाँ मिलती है। काली मिर्च, लंबी लंबी काली मिर्च जैसी होती है, इसको 1 ग्राम मात्रा में 10 ग्राम वो, 10 ग्राम तुलसी की पत्ती का रस, 20 ml और 1 ग्राम ये, इसको चाट लीजिए। मुंह कड़वा हो जाएगा। जी जी।
आप शहद में इसके तुरंत बाद 1 या 2 मिनट के बाद शहद में चौकिया सुहागा 1/4 चम्मच लेके शहद में अच्छी तरह मिलाएं और इसको मुंह में धीरे धीरे लगाएं। जैसे जरा सा उंगली से लगा लिया, अब उसे धीरे से अंदर जाने दीजिए। 1 चम्मच ये शहद और चौकिया सुहागा का जो मिश्रण है वो कम से कम 10 बार में शरीर के अंदर जाए, धीरे धीरे लार के साथ अंदर जाए। एक खुराक लेने के बाद जो खांसी की स्थिति है वो नियंत्रण में आ जाएगी और कफ बनना कम हो जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा खांसते हैं वह दिन में 3 या 4 बार 3-3 घंटे के अंतर पर इस नुस्खे का सेवन कर सकते हैं। जिनको सामान्य खांसी है वो 24 घंटे में 1 बार। आप अपनी खांसी की स्थिति के हिसाब से 1 बार या 2 बार या 4 बार इसका सेवन करें। 2 दिन करना पड़ेगा। 2 दिन के बाद बस सवेरे सवेरे एक टाइम ले लो, आपको पूरी सर्दी कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत आनंद में रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि चावल, दही, मट्ठा और बादी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि बादी चीजें दही, मट्ठा और चावल ये शरीर के अंदर कफ के निर्माण को बढ़ाते हैं। इसलिए 2-3 महीने इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। बहुत से बूढ़े लोग कहते हैं नंदिनी जी, अंदर से उनकी इच्छा रहती है, बोले बहू ने चावल बनाया था थोड़ा सा दे दिए। अरे बहू ने चावल बनाया था, आप बहू की इतनी बात मानते हैं तो ये भी मान लीजिए कि आपको स्वस्थ रहना है। आपकी बहू आपको अस्वस्थ नहीं देखना चाहती। आपकी बहू घर में बना है, बड़े बुजुर्ग हैं तो सम्मान में दे देती है। वही छोटे बच्चों को महिलाएं जंक फूड खिला देती हैं, चाउमीन, मैगी खिला रही, दवा भी खिला रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप उन्हें सामान्य आहार दें। जंक फूड, फास्ट फूड, चाइनीज फूड, इनसे पूरी तरह बचाव करें। कोल्ड ड्रिंक, कई बार कॉफ़ी, कई बार चाय, ये सब चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं। ये इस बीमारी में भी नुकसानदायक हैं, इनसे बचाव करें। नंदिनी जी, परहेज की भी जरूरत है, बहुत जरूरत है वाकई। नंदिनी जी, आपकी अनुमति हो तो सूखी खांसी वाला भी नुस्खा बताओ। बिल्कुल जी, क्योंकि बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं और दवा कराते कराते परेशान हो जाते हैं, सिरप ला ला के परेशान हो जाते हैं। उनकी टेबल पे देखेंगे 7-8 तरीके के सिरप रखे हैं, होम्योपैथी के भी रखे हैं, आयुर्वेदिक भी रखे हैं, एलोपैथिक भी रखे हैं, सब पी रहे हैं। लेकिन सूखी खांसी सब के सबके प्रभाव को खत्म कर देती। सिरप भी पियो, खांसी भी आएगी। आदमी पीड़ित बाद में सोचता है यार इसकी तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। अब पीछा छोड़ेगी। मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ। पान का रस लीजिए 5 से 10 ml। 10 ml ले लें तो बहुत अच्छा, एक पान में निकल आता है। एक पान को आप तवे पे अच्छी तरह गर्म कर लीजिए और उसे निचोड़ लीजिए, उसका रस निकल आएगा। अगर आप हरे पान का निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, उसको गर्म करेंगे तो आसानी से उसका रस निकल आएगा। अन्यथा पान को छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें 1/4 कप पानी डाल के मिक्सी में पीस लीजिए, फिर उसका छान के रस निकाल लीजिए। पान के रस निकलने के बाद आप फिटकिरी बाजार में आसानी से मिल जाती है, फिटकिरी को छोटे छोटे टुकड़े करके तवे पे फुला लीजिए जी। तवे पे फूल जाएगी बतासे की तरह, जो चीनी वाले बतासे होते हैं ऐसे ही फूल जाए जी। और फिर इसे पीस कूट कर आप शीशी में बंद करके रख लें। 1/4 ग्राम फिटकिरी पान के रस में मिला दें और थोड़ा सा शहद मिला के इसको सुबह, दोपहर, शाम सेवन करें।
पहले दिन खांसी आधी और दूसरे दिन खांसी भागी, वाह जी। आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। ना सिर्फ सुनने में ये इंटरेस्टिंग है बल्कि जो नुस्खा है वो बेहद आसान है और पुरानी से पुरानी परेशानी का यहाँ पर कुछ ही दिनों में देखिए हमें लाभ मिलता दिख रहा है। तो ये सूखी और गीली दोनों खांसियों का नुस्खा आपने बताया डॉक्टर साहब। कुछ सावधानी ऐसा परहेज का आपने हालांकि जिक्र किया है, लेकिन इसके अलावा किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत तो नहीं है? जिनको सूखी खांसी आती है वो धूल धुआं से बचें, जी वो चाट पकौड़े खाने से बचें, क्योंकि उनको खांसी, सूखी खांसी वाला खूब चटोरी चीजें खाता है। आलू का पराठा बना, सामान्य रोटियां 2 खाएंगे, आलू का पराठा 3 खा लेंगे। गोभी का पराठा बना तो 3 खाने के बाद भी निगाह रहता है आधा और मिल जाए। जी इनसे बचें। जब खांसी पूरी तरह ठीक हो जाए तब ये सीजनल फूड है, घर परिवार में बनते हैं, घर परिवार में सभी लोग चाहते हैं कि बच्चे भी खाएं और बूढ़े भी खाएं। उसका भी उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप पूड़ी, पराठे या इस प्रकार की सीजनल चीजें खाएं जिनमें घी तेल का प्रयोग भरपूर मात्रा में होता है, गोभी के पकौड़े खाते हैं, तो बस इनको खाने के बाद मुंह में 2 लौंग और 1 छोटी हरण काली पंसारी के यहाँ मिलती है, काले रंग की होती, 2 लौंग और 1 काली हरण, इसको मुंह में डाल के चूसते रहिए। जो दुष्प्रभाव आलू का पराठा या पनीर का पराठा या गोभी का पराठा या गोभी के पकौड़े जिनसे भी शरीर के अंदर होगा, देखिए दुष्प्रभाव तो होगा जी। दुष्प्रभाव को न्यूनतम करने की क्षमता इस उपाय में है। इसका मतलब मैं अपने बुजुर्गों से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि वो अपनी जीभ पर नियंत्रण करें, कम खाएं, ना खाएं, और अगर खाना ही पड़ जाए कभी महीने 15 दिन में तो ये उपाय करें। वो सामान्य खाना खाने के बाद भी 2 लौंग और 1 काली हरण अगर चूसते रहेंगे कंपट की तरह, 10-15 मिनट बाद उसको कूच के दांत से पानी के साथ निगल लीजिए। इससे बहुत फायदा मिलेगा, खुल के पेट साफ होगा, सांस नहीं फूलेगी, खांसी नहीं आएगी, और शरीर के अंदर जो बात पित्त कफ का सामंजस्य बिगड़ गया था, जिसके कारण आप अस्वस्थ हुए, वह बात पित्त कफ का सामंजस्य फिर से बनेगा और आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। बिल्कुल, देखिए दीर्घायु भी हम चाहते हैं और चाहते हैं कि जो आयु हमारी दीर्घ हो, लंबी उम्र हो, ये पूरे स्वस्थ शरीर के साथ हो, यानी कि जीवन का हम पूरा लुत्फ उठा सकें। लेकिन डॉक्टर साहब, मौसम जैसे जैसे ठंडक बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बच्चों की तरह हमें प्यारे होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उन्हें कमज़ोरी महसूस होती है। सर्दी के मौसम में विशेष रूप से बुजुर्ग बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं, वो अपने रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पाते हैं। कन्फ्यूज़न होता है कि आलस है कि कमज़ोरी है कि क्या है, इसके बारे में बताएं। सर्दी में कमज़ोरी का क्या मतलब है? एक नुस्खा बताना चाहता हूँ जी। जिन्हें कमजोरी महसूस होती है, जैसे वृद्ध हैं, थोड़ा सा काम कर लिया, बिस्तर से उठे, अपना बिस्तर ही फोल्ड कर दिया, कम्बल फोल्ड कर दिया, इतने में थक गए। ऐसे वृद्धों की शारीरिक शक्ति को प्रदान करने के लिए एक नुस्खा बताना चाहते हैं, मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करने वाला एक नुस्खा बताना चाहते हैं। अलसी आसानी से मिलती है, आजकल एक फैशन हो गया है, लोग अलसी के बीज को निगल रहे जी। नंदिनी जी, सबसे पहली सावधानी, अलसी के बीज निगलोगे तो हमारा पाचन तंत्र अलसी के बीजों को पचा नहीं सकता। हमारा पाचन तंत्र तिल के बीजों को भी नहीं पचा सकता। हमारा पाचन तंत्र टमाटर, बैगन, मिर्ची, अमरूद
इनके बीजों को नहीं पचा सकता, इनको नहीं खाना चाहिए या पीस के खाना चाहिए। अब आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अलसी के बीजों को भूनने के बाद मैदे की तरह बारीक पीसना है, खूब बारीक पीसना है, जिससे आसानी से हजम हो जाए। जी जी। जितनी मात्रा में आपने अलसी के बीज लिए हैं उससे आधी मात्रा में गोंद लीजिए। गोंद को देसी घी में अच्छी तरह भून लीजिए, फ्राई कर लीजिए। गोंद और अलसी दोनों को मिला लीजिए। अब इसमें जितनी गोंद है उतना ही अखरोट और उतना ही बादाम का पाउडर पीस के मिला लें। अगर आप खरबूज के बीज का भी पाउडर भून के बराबर मात्रा में मिला लेते हैं तो ये पंच कल्याणक हो जाता है, बहुत कल्याण करता है। सब चीज़ों को आपस में मिलाकर गुड़ की चाशनी के साथ लड्डू बना लीजिए। एक लड्डू सुबह, एक लड्डू शाम को आप गुनगुने दूध के साथ लीजिए। आपकी सेहत अच्छी होगी, आपका हार्ट अच्छा होगा, लीवर मजबूत होगा, किडनी मजबूत होगा, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये बहुत कल्याणकारी नुस्खा है। और जो 4 कदम नहीं चल पाते हैं उनके घुटने खूब मजबूत होंगे और वो खूब चलने फिरने लगेंगे। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों के साथ ही इस बार की सर्दी के मौसम को आप एंजॉय करेंगे बिना किसी परेशानी के। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।